और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शुरुआत की वडोदरा से और दाहोद पहुंचे, जहां उन्होंने आधुनिक लोकोमोटिव संयंत्र का उद्घाटन किया। साथ ही साथ 9000 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन भी किया। उसका एक तरह से उसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। और ये संयंत्र सिर्फ घरेलू एक तरह से ज़रूरत के लिए नहीं है, बल्कि निर्यात के लिए भी इस्तेमाल होगा। कई ऐसी बड़ी उपलब्धियां इस संयंत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के दाहोद के संबोधन में क्या बड़ी बातें रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में आज ही के दिन मैंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वो अपने गृहनगर वडोदरा भी पहुंचे। आज 2014 के बाद लिए गए कई फैसले अकल्पनीय और अभूतपूर्व हैं। प्रधानमंत्री ने इस मंच से गिनाया। उन्होंने कहा कि देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। पिछले 10 सालों में देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन तिरंगा की सफलता के बाद गुजरात पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज 114 करोड़ देशवासी विकसित भारत के लिए जुटे हैं। देश की प्रगति के लिए जो कुछ चाहिए वो भारत में ही अब उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी तैयारी इस नए भारत में की गई है। उन्होंने कहा कि भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब होने जा रहा है भारत। आज शुरू की गई परियोजनाओं से क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। इस मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से दाहोद और गुजरात के लोगों को बाहर नहीं जाना होगा। 3 साल पहले लोकोमोटिव फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया था और आज इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री ने पहले लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाई। गुजरात के 100% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत रेल, मेट्रो और इसके ज़रूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और एक्सपोर्ट भी करता है। निर्यातक के रूप में भी भारत की एक बड़ी छवि उभरी है। हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने और सैन्य हथियारों का निर्यात कर रहे हैं। ये है नए भारत की पहचान। दाहोद की धरती तप और त्याग की धरती है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। हमारे संकल्पों, हमारी संस्कृति, हमारी ताकत की अभिव्यक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं ने वो किया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। प्रधानमंत्री ने इस मंच से एक बार फिर दोहराया कि आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। देश की सेना के शौर्य को नमन करता हूं। इस मंच से एक बार फिर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। जिस तरह से सैन्य शक्ति ने उसको एक बार फिर प्रधानमंत्री ने नमन किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, आतंक के खिलाफ एक बड़ी आवाज भारत की दुनिया ने सुनी। हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा कि मैंने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री ने इस मंच से एक बार फिर दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते समय प्रधानमंत्री के साथ देश की 140 करोड़ की देशवासियों की ताकत थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी है। यानी कि कोई अगर देश पर आंख उठाएगा या इस तरह के आतंकी हमले करेगा तो अब भारत उसे पलटवार करेगा, पलट के उसी की भाषा में जवाब देगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस मंच से ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैन्य क्षमताओं को और तीनों सेनाओं को एक बार फिर नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये उनका गुजरात का दौरा है, जहां शुरुआत उन्होंने वडोदरा से की और वडोदरा के बाद वो दाहोद पहुंचे। दाहोद में उन्होंने लोकोमोटिव संयंत्र के उद्घाटन किया। साथ ही साथ 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन की शुरुआत भी की हरी झंडी दिखा के।
अपने पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बताया कि आज की तारीख में जो तमाम परियोजनाएं शुरू की गई हैं वो किस तरह से देश को एक विकास के रास्ते पर लेके जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ भारत बढ़ रहा है। दुनिया आज भारत की उस ताकत को देख रही है। साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और एक आक्रोश भरी एक तरह से अपनी आवाज में उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि किस तरह से पाकिस्तान के भीतर तमाम उन आतंकी ठिकानों, उन अड्डों को भारत ने नष्ट किया जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री ने इस मंच से ये एक बार फिर दोहराया है कि आतंकवाद का कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत ने ये दुनिया को बता दिया है कि अब भारत आतंकवाद को नहीं सहने जा रहा है। दुनिया को भी एक बड़ा एक तरह से जवाब आतंकवाद के खिलाफ भारत की तरफ से है। दुनिया के तमाम देशों ने भारत का इस पूरी कार्रवाई में, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने खुलकर समर्थन किया है और हम जानते हैं कि इस समय भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के तमाम देशों में मौजूद हैं, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम को अंजाम दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात के दौरे में सबसे पहले वडोदरा पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। लेकिन इससे पहले वो वडोदरा पहुंचे थे। वडोदरा में रोड शो में हिस्सा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसकी झलक आपको दिखाते हैं कि हाथों में तिरंगा लिए सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग थे और लोगों के इस हुजूम में
वडोदरा में आपने देखा हाथों में तिरंगा लिए वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद आभार व्यक्त कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक बड़े कदम को उठाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती जनता दिखाई दी वडोदरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें रेल परियोजनाओं के साथ साथ गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड़ और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2014 की 26 मई का जिक्र किया। इसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम ने कहा कि बीते 11 वर्ष में देश ने बड़े फैसले लिए हैं। आज देश विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। पीएम ने रेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती आत्मनिर्भरता को सराहा। पीएम ने भारत के रेल संबंधी निर्यात का उल्लेख करते हुए दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र की स्थापना को अहम बताया। यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारतीय रेलवे का लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने संयंत्र का अवलोकन भी किया। इस संयंत्र में घरेलू उद्देश्यों और निर्यात के लिए 9,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकोमोटिव संयंत्र में तमाम उन तकनीकी पहलुओं को समझाते हुए और ये संयंत्र में 9,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जाएगा जो न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि निर्यात के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के तहत भारतीय रेलवे ने 9,000 हॉर्स पावर का अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है। देश में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कई बड़े अहम कदम उठाए गए हैं। दुनिया में भारत आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अपने आप को विकसित कर रहा है और उस दिशा में दाहोद का लोकोमोटिव संयंत्र बेहद अहम हो जाता है। ये दावा किया जा रहा है कि इस सिंगल इंजन में डबल इंजन की ताकत है। और इस खूबी वाले आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंजन की ड्राइविंग सीट पर मौजूद हैं और उन तमाम तकनीकी पहलुओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाई। ये इंजन भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। पुनियोर्जी ब्रेकिंग सिस्टम से लैस इन इंजनों को इस तरह तैयार किया गया है जिससे ऊर्जा की कम खपत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दाहोद में विभिन्न परियोजनाओं की भी सौगात दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2022 में पीएम मोदी ने तय किया था कि दाहोद में आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन का काम 2023 में ये काम शुरू होगा, जो आज एक आधुनिक कारखाना बनकर तैयार है। दाहोद की भूमि से न केवल भारत के रेलवे नेटवर्क में 9000 हॉर्स पावर के इंजन चलेंगे, बल्कि दुनिया भर में मेड इन दाहोद इंजन एक्सपोर्ट होंगे। और ये इंजन नहीं है, केवल चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। कोई नॉइज नहीं इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं। पायलट का कैबिन एसी, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। केंद्रीय रेल मंत्री ने भी विस्तार से बताया कि किस तरह से दाहोद का ये लोकोमोटिव संयंत्र एक नई क्रांति लेके आएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कर्नल कुरैशी की जुड़वा बहन शायना भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने आई थी। उन्होंने कहा कि पीएम ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे, और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है, तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपके देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। और कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई संजय कुरैशी ने प्रधानमंत्री से मिलने को यादगार पल बताया। उन्होंने भारतीय सेनाओं और सरकार की सराहना की। पहली बार सामने देखा और उनका जो हमने नमन किया, उन्होंने किया, जो इशारा था सुनाई नहीं दिया, लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वाज अ फाउंड पेमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि हमको हमने आमने सामने मिला। जिस तरीके से आपकी बहन के बारे में बताया, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में उनका एक रेपुटेशन बना है आतंकवाद के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया। जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट चॉइस। वडोदरा में प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए आए अफ्रीकी छात्रों का कहना था कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। इन छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन की सराहना की। They attacked tourists in India, but how India acted upon the whole situation, they attacked terrorist bases. So here we are as Baru students
from different countries. We stand with India, and we are here to show that we stand against terrorism. So that's why you see so many people from other countries are here, so that those other countries are also standing with India in fighting against terrorism. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दौरे में दाहोद के मन से एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागपुर के जामथा में स्थित पहले राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में मरीजों के रहने के लिए बनाए गए स्वस्ति निवास पंत घर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में कहा कि नागपुर के जामथा में स्थित पहले राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में मरीजों के रहने के लिए बनाए गए स्वस्ति निवास पंतघर से मरीजों के परिजनों को कम मूल्य में खाना, निवास और तमाम सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों के परिजनों को सुविधा देने के विषय में सोचना अपने आप में बड़ी बात है और ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। इस स्वस्ति निवास की कल्पना कर हमारे भारत के अस्पताल बनाने के फील्ड में एक नए प्रकार का विचार देवेंद्र जी आपकी टीम ने किया है, कैंसर इंस्टीट्यूट की टीम ने किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे परिवार की संवेदनाओं को जीवित रखेगा। एक रोड क्रॉस कर अब रोड भी क्रॉस नहीं करना, उसकी भी आयोजन है। एक ही रोड क्रॉस कर अपने परिवार के जन को देखकर आकर यहाँ आरामजनक रात्रि निवास कर सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम खर्च में कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागपुर की पावन भूमि, जहां परम आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ और यहां के लोग इन्हें बाबा आबाजी नाम से बुलाते हैं, उन्होंने हमेशा देश कल्याण और सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। कि आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था द्वारा एक कैंसर इंस्टीट्यूट संचालित होता है। परम पूजनीय गुरुजी और परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के सानिध्य में एक मूक सेवक बनकर संघ और ये दोनों सरसंचालक की सेवा करने का काम आबाजी थत्ते ने किया। स्वयं पैसे से मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत के पुनर्निर्माण में समर्पित करने का काम आबाजी ने करा है। और भारत के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की नापाक हरकतों की पोल खोलने के लिए अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी कुछ और खबरें। इसी क्रम में जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। इस डेलीगेशन ने सियोल स्थित नेशनल असेंबली में दक्षिण कोरियाई अधिकारियों से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ किया। इस बीच सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोरियाई नेशनल असेंबली में कोरिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष यून हो जुंग से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वाले देशों के बीच कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा आतंकी पनाहगाहों, अपराधियों और वित्त पोषकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत ने दक्षिण कोरिया से सहयोग का अनुरोध किया। वहीं यून हो जुंग ने आतंकवाद के विरुद्ध कोरिया के मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य स्वीकार्य नहीं है और इसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों के जीवन की आहुति आतंकवाद की बलि नहीं बननी चाहिए और दक्षिण कोरिया आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा है। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी है जिसमें उसको सभी देशों का सहयोग चाहिए। Yesterday, India has become 4th largest economy of the world.
we surpassed Japan. We are having the largest democratic country, 1.4 billion people. One member of parliament represents 2 million people. So, and we are from different area also, different parties ruling in opposition from across India. There are 7 delegations sent by Government of India across world to apprise what happened in Kashmir on 22nd, when 26 innocent tourists were gunned down. They were gunned down in front of their family, their kids, their wives, segregated on religious line, and all came from Pakistan. सियोल में थिंक टैंक के साथ बैठक में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई भी समर्थन एक आतंकवादी संगठन को समर्थन है। टीएमसी सांसद का कहना है कि भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं की चाल देखें तो आपको नर्क और स्वर्ग में फर्क नजर आएगा। The 22nd of April Pahalgam terror attack is no more a matter of India's national security. It has turned out to be a global imperative now. And time and again, we have been saying this, how Pakistan has been harboring, shielding and sheltering terrorists in their own land. Right from the time both India and Pakistan has gained independence at an interval of a day, at the same time, precisely. And if you look at the trajectory of Indian economy and Pakistan's economy, there's a hell and heaven difference. And the attack on Jammu and Kashmir in Pahalgam is a testament to the fact that they don't want the Indian economy to prosper. आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरे पर हैं और इसी बीच शशि थरूर का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गुयाना के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक दिन पहले राष्ट्रपति के मध्यरात्रि भाषण में शामिल हुए। इससे पहले शशि थरूर के दल के लिए गुयाना के प्रधानमंत्री ने डिनर का आयोजन किया। गुयाना में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। गुयाना के प्रधानमंत्री रिटायर्ड ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने कहा कि गुयाना आतंकवाद के किसी भी कृत्य की निंदा करता है। प्रत्येक राष्ट्र और लोगों को अपने देश में शांतिपूर्ण तरीके से रहने का अधिकार है। हम कानून के शासन के पालन में विश्वास करते हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने भारत के सभी नागरिकों की ओर से गुयाना के लोगों और गुयाना की सरकार को धन्यवाद दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने गुयाना दौरे के दौरान कहा कि आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक समस्या है। शशि थरूर का प्रतिनिधिमंडल जो है वो इस समय गुयाना पहुंच चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। जब आपको देखनी हो पूरी खबर तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। नमस्कार, न्यूज नाइट में सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। गुयाना में भारत के उच्चायुक्त अमिन तेलिंग ने कहा है कि भारत और गुयाना के बीच एक विशेष प्रकार की साझेदारी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद गुयाना के राष्ट्रपति ने इसकी निंदा की थी। India and Guyana, and the reason for that is more than 40% of the population of Guyana is of Indian origin.
So we naturally have a very deep sense of connection between our two countries. Insofar as the Pahalgam terrorist attack is concerned and the subsequent Operation Sindoor, I would like to share with you that immediately after the terrorist attack, His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, the President of Guyana, he condemned the terrorist incident in no uncertain term. And he also mentioned that the terrorism is a scourge and it needs to be tackled. We need to be firm in handling and tackling the scourge of terrorism. भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया है और इसी नीति से पूरी दुनिया को अवगत कराने के लिए सरकार के सभी 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सक्रिय हो गए हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस पहुंच गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में दुगबाती पुरंदेश्वरी, MJ अकबर, गुलाम अली खटाना और समीक भट्टाचार्य शामिल हैं। इसके अलावा अमर सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी और पंकज सरन भी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल फ्रांस के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का भी दौरा करेगा। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंच गया है। ये प्रतिनिधिमंडल 27 मई तक कुवैत के दौरे पर रहेगा। कुवैत की अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल कुवैत सरकार के गणमान्य व्यक्तियों, नागरिक समाज के प्रमुख सदस्यों, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में निशिकांत दुबे, फागनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, असुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया के दौरे पर लुबियाना पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत स्लोवेनिया गणराज्य में भारत के राजदूत अमित नारंग ने किया। इससे पहले दल ने रूस का दौरा किया था। स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत अमित नारंग ने प्रतिनिधिमंडल को यूरोपीय देश के साथ भारत के संबंधों और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ रुख के बारे में जानकारी दी। ये प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर के महत्व और पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को उजागर करने के लिए भारत के वैश्विक कूटनीतिक अभियान का हिस्सा है, जिसका स्लोवेनिया पहुंचने पर राजदूत अमित नारंग और दूतावास के अधिकारियों ने स्वागत किया। कनिमोझी के नेतृत्व वाले सांसदों में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, भाजपा सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा सेवानिवृत्त, राजद सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता, आप सांसद अशोक कुमार मित्तल और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल रूस की सफल यात्रा के बाद स्लोवेनिया पहुंचा, जहां उसने आतंकवाद से निपटने के संबंध में भारत के दृढ़ रुख की पुष्टि की। और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के तहत भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। इसी कड़ी में सुप्रिया सुले के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कतर के विदेश मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खुलैफी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर भारत की स्पष्ट और एकमत राष्ट्रीय भावना से अवगत कराया। इस बीच डॉक्टर अल खुलैफी ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए आतंकवाद के खिलाफ कतर की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए मिड डे प्राइम। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर।
देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस दबाव का सामना कर रहे हैं और उनके इस्तीफे की भी मांग बढ़ती ही जा रही है। सियासी उथल पुथल के बीच देश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की नेता शेख हसीना ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्र के नाम एक ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने कहा कि सेंट मार्टिन वही द्वीप है जिसके लिए उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को अपनी जान देनी पड़ी थी। लेकिन अब सेना ने दावा किया है कि मोहम्मद यूनुस राखिन कॉरिडोर के नाम पर अमेरिका को जमीन का एक हिस्सा दे रहे हैं, जिसको लेकर सेना प्रमुख ने भी यूनुस सरकार पर कड़ी आपत्ति जताई है। शेख हसीना ने भ्रष्टाचार को लेकर भी मोहम्मद यूनुस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूछा कि 1990 में 6,000 टका मासिक वेतन पर कार्यरत एक व्यक्ति देश विदेश में हजारों करोड़ टका का मालिक कैसे बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग, ग्रामीण फोन के पैसे और श्रमिकों के पैसे, सब में यूनुस ने भ्रष्टाचार किया है। डॉक्टर यूनुस को श्रमिक न्यायालय में दोषी पाया गया है। जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने भ्रष्टाचार के सभी मामलों को खारिज कर दिया। सच ये है कि उन्होंने उग्रवादियों और आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथिया ली है। हमने आतंकवादी हमले के बाद कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। यूनुस ने आते ही सभी को आज़ाद कर दिया। अब बांग्लादेश पर इन आतंकवादियों का शासन है। पाकिस्तान से जमात इस्लामिया में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों के हाथों में हथियार है। आज जो लोग सत्ता पर काबिज हैं, उनके पास न तो जनादेश है न ही जनता का समर्थन। प्रसन्नजीत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, शेख हसीना ने एक तरह से बड़ा हमला किया है यूनुस सरकार पर और खुद मोहम्मद यूनुस पर, जिसमें भ्रष्टाचार से लेकर किस तरह से सत्ता पर काबिज हुए, इसकी पूरी कहानी तो उन्होंने बताई है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे ये अमेरिका के सामने झुकते हुए भी यूनुस दिखाई दे रहे हैं और तमाम राष्ट्रहित का समझौता कर रहे हैं। तो यूनुस के लिए कितनी मुश्किल स्थिति आप देख रहे हैं कि अब सेना भी घेर रही है। हाँ, देखिए रितु, पहली बात तो यह है कि जब सत्ता से शेख हसीना को हटाया गया था, इसके 2 महीना पहले हसीना ने बताया था पूरे दुनिया को कि उनके ऊपर कुछ लोगों की दबाव है। और ये जो आज रखाइन कॉरिडोर की बात बताया जा रहा है, उन्होंने इसी का जिक्र की थी और बताया था कि जो दबाव है, मैं उस दबाव के सामने नहीं आने वाली हूं और जो बांग्लादेश की जमीन को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाने की बात बताया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूं। ये उन्होंने जुलाई जो अपराइजिंग कहला जाता है उसके पहले, मतलब मई के आसपास, अप्रैल या मई के आसपास उन्होंने इस तरह की बयान दी थी। तो इसका मतलब यह है कि उनका कहना है, उनका जो ऑडियो मैसेज है कि इसी सिलसिले में आज जो सरकार है यहाँ मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व में, वो जो इंटरिम सरकार है, वो इंटरिम सरकार इसी दबाव के सामने रखाइन कॉरिडोर के नाम पर जो यूएसए की आर्मी है, उस यूएसए की आर्मी को बांग्लादेश की जमीन को इस्तेमाल करते हुए करने का मौका दे दिया। ये उनका ये सीधी तरह से देश के लोगों के लिए उनका एक वार्ता है, उनका एक इशारा है कि किस तरह से देश को उनके कहने के मुताबिक कि विदेशों के हाथ पर बेचा जा रहा है। और साथ ही साथ एक ही साथ इसी सुर पर जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल वॉकर ने बात किया 3-4 दिन पहले, और जिस तरह से बाकी जो बांग्लादेश की लोग हैं वो भी बात कर रहे थे, तो एक तरफ से चारों तरफ चौतरफा हम कह सकते हैं कि यूनुस के ऊपर दबाव है। साथ में जो बीएनपी और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी तरफ से भी दबाव है कि दिसंबर के अंत तक चुनाव कर ले 2025, जो मोहम्मद यूनुस ने मानने के लिए राजी नहीं है। तो एक तरह से बांग्लादेश में फिर से एक तनाव का स्थिति है और उस स्थिति में जिस तरह से शेख हसीना अपना ऑडियो वार्ता दी है वो एक चिंगारी का काम है। रितु, प्रसन्नजीत, अगस्त में तख्ता पलट के बाद से मोहम्मद यूनुस को एक तरह से सेना का समर्थन था। आज जब सेना प्रमुख खुद कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस क्यों नहीं जल्दी चुनाव कराते हैं, तो ये एक तरह से अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के लिए खतरे की घंटी है, जहां सेना अपना हाथ पीछे खींच रही है जब सवाल देश की संप्रभुता पे आ गया है। तो क्या अब आपको लगता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है मोहम्मद यूनुस की, या अभी रास्ते हैं मोहम्मद यूनुस के सामने? देखिए, वैसे उल्टी गिनती की बात तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये बांग्लादेश की अंदरूनी मामला है।
लेकिन मोहम्मद यूनुस जिस तरह से चुनाव को टालने की कोशिश में है, रिफॉर्म के नाम पर उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं रखा है, उन्होंने बार बार चुनाव को खींचता जा रहा है और पीछे करता जा रहा है। ये जो बांग्लादेश की सेना है उसके लिए काफी उनका वो नाराज है, क्योंकि जब जो जनरल वॉकर है उनका कहना है कि देश की जमीन के बारे में आप जब सौदा करने जा रहे हो तो ये सौदा सिर्फ एक चुने हुए सरकारी कर सकते हैं, ना कि कोई इंटरिम सरकार की कोई उनके सामने इस तरह की कोई रास्ता ही नहीं है कि वो अपने देश की सौदा किसी विदेश से करे। तो इसीलिए जनरल वॉकर का कहना है या इस सेना का कहना है कि जल्द आप चुनाव करें, उसके बाद चुने हुए सरकार जो भी फैसला लेंगे वो सेना को मंजूर है। तो इस तरह की एक स्थिति है और बीएनपी की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मुश्किल इस बात की है, ऐसी समय पे अवामी लीग जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया, तो इस तरह से कैसे चुनाव हो सकता है, ये भी एक गंभीर मामला है ऋतु। जी हाँ, बिल्कुल। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए जमीन सिकुड़ती या फिर परिस्थितियां और मुश्किल होती दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत पूरी जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में लातेहार में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। स्थानीय पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली मनीष यादव को मार गिराया है, जबकि 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली कुंदर खेरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से 2 X95 ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद की है। लातेहार के महुआडार थाना क्षेत्र के करमखाड़ और दोना के बीच जंगल में कल देर रात से शुरू हुई मुठभेड़ आज सुबह तक चली। मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत में और भारत के अन्य हिस्सों में दस्तक दे दी है। जिन क्षेत्रों में मानसून पहुंच चुका है उनमें मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में ये मानसून पहुंच चुका है। इसके अलावा मुंबई समेत महाराष्ट्र के कुछ और हिस्से, बेंगलुरु समेत कर्नाटक के अन्य इलाकों के अलावा तमिलनाडु के शेष हिस्सों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ जगहों, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने साथ ही कहा है कि अगले 3 दिनों के भीतर मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके तहत जिन क्षेत्रों में प्रगति की संभावना है उनमें मध्य अरब सागर के शेष भाग, महाराष्ट्र के बाकी हिस्से, कर्नाटक के शेष भाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्से, पश्चिम मध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी के शेष भाग, पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्से, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ भाग शामिल हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र पहुंचने के बाद राज्य में आंधी तूफान और तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश से हाल बेहाल है। मुंबई में झमाझम बारिश का दौर जारी है। अब हालत यह है कि सड़क पर पानी जमा हो गया है। साथ ही ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी बड़ा असर देखा जा रहा है। जे फ्लाइट ओवर बडाला आरटीओ क्षेत्र समेत नवी मुंबई के शहर में लगातार तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कुर्ला, सायन, दादर और परेल क्षेत्र में भी बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश से जनजीवन पर बड़ा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां जल भराव की वजह से वाहनों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है और यही नहीं, रेल और फ्लाइट्स की भी आवाजाही पर एक बड़ा असर इस बारिश का देखा जा रहा है। उधर केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जैसे कई जिलों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और आलपुझा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने के कारण इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। कोल्लम के पुनालूर तालुका में कई घर ढह गए हैं और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण
मलप्पुरम के एलपुजा और पुन्नानी समेत कई जगहों पर समुद्री कटाव तेज हो गया है। पुन्नानी के पालापट्टी कपिरिकड़ में अलियार मस्जिद का अगला हिस्सा समुद्री कटाव में पूरी तरह नष्ट हो गया है। मुंबई से श्यामा मिश्र हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमरेंद्र गुप्ता दिल्ली से जुड़ गए हैं इस बदलते मौसम पर और मॉनसून की दस्तक को लेकर बात करने के लिए। पहले अमरेंद्र आपके पास आते हैं। सबसे पहले मौसम विभाग का क्या कहना है, मुंबई में ये मॉनसून से पहले की बरसात है या मॉनसून ने जहां दस्तक दे दी है, क्योंकि शुरुआती दस्तक से ही परेशानी काफी बढ़ी हुई है, तो क्या कहना है मौसम विभाग का आने वाले दिनों के लिए? निश्चित तौर पे अगर कहें तो मौसम विभाग के अनुसार जो है ये मौसम में जो बदलाव हुआ है इससे कहीं ना कहीं जो है बारिश जो है जब मानसून पहुंच गया केरल, तो ऐसे में देश के अन्य हिस्सों में अगर बात करें केरल के बाद जो है महाराष्ट्र, वहां भी बारिश देखी गई है और जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है। एक तरफ जहां कई इलाकों में हम बात करें तो भारी बारिश देखी गई है, उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर रीजनल लैंग्वेज में बात करें तो नौतफा जो एक होता है कि 9 दिन तक जो बेहद गर्मी वाला सीजन होता है, तो दिल्ली एनसीआर में वो भी देखा गया, यानी कि बेहद ही गर्मी के साथ जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग एडवाइजरी दे रहा है कि मौसम चूंकि बदल रहा है और ऐसे में जो है कई जगह अलर्ट जारी किए गए हैं, तो इसको लेकर खासी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जो मौसम है अपने जो बारिश है वो अपने समय पे जो है केरल के साथ देश के अन्य भागों में आएगी, इसके लिए जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसको देखकर लोगों में ये एडवाइस दी गई है कि वो घरों से जो है उस एडवाइजरी को देख के निकले और कहीं ना कहीं मौसम में पूरी तरह से बदलाव देखा जा रहा है। जी। अमरिंदर, श्यामा हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्यामा, माना यह जा रहा था कि मुंबई में मानसून थोड़ा देर से आएगा, ये प्री मानसून है या मानसून ने थोड़ा पहले दस्तक दे दी और मुंबई अपनी तरफ पूरी तरह तैयार नहीं दिखी, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं सायन, कुर्ला, जहां पर जीवन पूरी तरह एक तरह से रुक सा गया आज सुबह की बरसात के बाद से। देखिए ऋतु, ये बताया जा रहा है कि मानसून ने दस्तक दे दी है मुंबई में, और ये इसलिए भी है क्योंकि सुबह के समय में अगर आप देखें तो 11:30 बजे लगभग हाई टाइड का समय बताया गया था और लहरें काफी ऊंची उठ रही थी। बारिश के साथ साथ अगर हाई टाइड हो तो मुसीबत बढ़ सकती है और उसी का नतीजा हमने आज देखा, क्योंकि आज जब मुंबई सुबह उठी है तो बिल्कुल ही काले बादलों के साथ में और भारी बारिश के साथ में उठी है। इनफैक्ट कल देर शाम से भी बारिश लगातार हो रही है और जिसकी वजह से जो लो लाइंग निचले इलाके हैं उन सब में पानी भर गया था, जल जमाव का जो एक स्थिति है वो बन गई थी। आज सुबह की बात कर लें अगर हम, तो क्योंकि हाई टाइड था और पानी को निकलने का कोई जगह नहीं था, रिसीड करने की जगह नहीं थी, इसकी वजह से अगर आप बात देखें तो जो सेंट्रल रेलवे की लाइंस हैं या हार्बर लाइंस की जो पटरी हैं उनके ऊपर पानी भर गया था और जिसकी वजह से काफी ज्यादा सहन करना पड़ा कम्यूटर्स को। और लगभग ये भी बताया जा रहा है कि 1-1 घंटा 1.5 घंटा लोगों को ट्रेन में वेट करना पड़ रहा है। पटरियों के ऊपर में खड़ी हैं ट्रेन और आगे बढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि बंचिंग होती जा रही थी। CSMT जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है और एक मस्जिद स्टेशन है, उनके बीच में पानी भरा था ट्रैक्स पर और इसकी वजह से ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही थी। अब धीमी गति से, लेकिन ये कार्य रिस्टोर कर दिया गया है, अब ट्रेनें चल रही हैं धीमी गति से। वहीं साथ ही जो निचले इलाके हैं उन सब में से भी पानी अब निकलना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके अब जो ट्रैफिक कंडीशन है वो भी रिस्टोर किया जा रहा है। कई सारे जगहों पर हमने देखा कि ट्रैफिक को रीरूट भी किया गया क्योंकि गाड़ियां वहां पर जहां पर जल भराव हुआ था वहां जा नहीं सकती, वहां जाने का खतरा है, इसलिए ट्रैफिक को रीरूट भी किया गया था। और कई सारे जगहों पर अगर आप देखें तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, धीमी गति पे गाड़ियां चल रही हैं, जिसकी वजह से जो आधे घंटे का समय है एक जगह से दूसरे जगह जाने का वो अब 1 घंटे से ज्यादा ले रहा है और इसकी वजह से जो मुंबईकर हैं उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अगर हम देखें तो मुंबई, थाने, रत्नागिरी, रायगढ़, सतारा के घाट, पुणे के घाट, इन सभी जगहों के लिए ऑरेंज से अब रेड अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि मुसीबत बढ़ रही है यहाँ पर। और साथ ही जो अन्य इलाके थे जहाँ पर येलो अलर्ट था अब उन्हें ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि कुछ समय तक मुंबईकरों को, महाराष्ट्र के लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल श्यामा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, अमरिंदर आपका भी, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।